ठीक। ये भौतिक क्या है? ठीक, निकला है, समझ में आ गया विज्ञापन दोनों का लेकर निकला है। दोनों का कटक क्या होता है, अलग अलग जाता है। समय कम है, कम समय में हम कितना बेहतर और कितना ज़्यादा पढ़ सकें, समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है, यदि हम बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ें और आपके पास बेसिक यदि क्लियर नहीं है तो भी आप आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में बिल्कुल बेसिक क्लियर करते जाओ और क्लियर करने के बाद पता चले, मेरे को भी पता चल जाएगा, समझ में आ गया कि समझ में कैसे आ रहा है। ठीक, उसके बाद मैं अपना लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक, समझ में आया कि हम भौतिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं कहाँ से? भौतिक राशि से। वही होगी भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए प्रारंभ में जिन राशि की आवश्यकता हुई वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि। और इनकी संख्या कितनी होती है? 60। पटा पढ़ना, पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है क्या? विद्युत धारा, और छठवा होता है क्या? ज्योति तीव्रता, और सातवां कहलाता है क्या? पदार्थ की मात्रा। भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के प्रारंभ में 7 राशि की आवश्यकता हुई। ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, भौतिक राशि। और प्रारंभ में बना, इसलिए कौन सी राशि कहलाता है? मूल राशि। कौन सी राशि कहलाता है? मूल राशि। समझ में आ गया, यही मूल राशि है जो प्रारंभ में बना। क्लियर? अब इन राशि के बारे में पढ़ना है, जैसे इसके बारे में अध्ययन करना है। कितना लंबा है, तो लंबाई को मापने के लिए अपने पास कोई पैमाना नहीं बना था। समझ में आ गया? नहीं बना था। द्रव्यमान को मापने के लिए अपने पास कोई पैमाना नहीं बना था। दो वस्तु को ऐसे उठा लेते थे और उठाने के बाद क्या करते थे? हल्का है और भारी है, बस यही कर पाते थे। समझ में आया? फिर धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होते गया। उसके बाद इसके निश्चित परिमाण को विशिष्ट नाम दिया गया। क्लियर? तो क्या कहलाने लगे? लंबाई का क्या होता है बोलो? द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का बोलते जाओ केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मोल। समझ में आ गया? अब ये मूल राशि है ना, और ये मात्रा भी सबसे पहले बना, इसलिए कौन सा मात्रा कहलाया? ये मूल मात्रा। समझ में आ गया ना? लंबाई को मापने के लिए सबसे पहले क्या बना? मीटर बना। द्रव्यमान को मापने के लिए सबसे पहले क्या बना? किलोग्राम बना। ये पहले बना, इसलिए कौन सा मात्रा कहलाया? मूल मात्रा कहलाया। क्लियर? अब मान लो एक राशि में और ले रहा हूँ जो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब क्षेत्रफल किससे बना? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ गया? लंबाई चौड़ाई कौन सा मात्रा राशि है? मूल राशि। और लंबाई में चौड़ाई का क्या किया गया? गुणा किया गया, तो क्या मिल गया? क्षेत्रफल। मतलब मूल राशि से क्या उत्पन्न हुआ? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि से जो राशि उत्पन्न होता है कौन सी राशि कहलाता है? व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गया? ठीक, अब इसका मात्रक लिखो। लंबाई का भी लिखेंगे मीटर, चौड़ाई का भी क्या लिखेंगे? मीटर। तो आया क्या? मीटर का स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक बन गया? व्युत्पन्न मात्रा। समझ में आ गया? जिस प्रकार मूल राशि से जो राशि प्राप्त होती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाता है, उसी प्रकार मूल मात्रक से जो मात्रक प्राप्त होता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्लियर? एक और ले लेते हैं, 4 बराबर दूरी बटा समय। क्लियर? दूरी का क्या आया? मीटर। समय का क्या आया? सेकंड। 4 कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। क्लियर? मीटर प्रति सेकंड कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को पहचानने के लिए कुछ मिला, जो मात्रक गुणा करने से या भाग देने से आता है वो मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, पहचान लें। क्लियर है?
समझ में आ गया? गुणा करने भाग देने के बाद जो मात्रक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? समझ में आया? इसी से बनता है क्या? विधि सूत्र और विमाएं। समझ में आ गया? किसी भी भौतिक राशि के समझ में आ गया होगा। क्या किया जाता है? मूल राशि पर क्या? मूल राशि पर व्युत्पन्न मात्रक का क्या लगा होता है? घात लगा होता है। समझ में आ गया? देखो तो इसको पहचान लेगी। क्या लिखेगी? मीटर सेकंड कहाँ जाएगा? ऊपर दिखाई दे रहा है। मीटर क्या है? मूल मात्रक है। वर्ग लगा है, कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। जो घात लगा होता है वो पहचान है इसका व्युत्पन्न मात्रक का। क्लियर है? ये मूल मात्रक है, घात लगा है वो व्युत्पन्न मात्रक है। और इसी को जिस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है वो कहलाता है विमीय सूत्र कहलाता है। आगे क्या लिखा? मीटर का एल लिखा और डाला क्या? स्क्वायर डाला। लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? m का पावर 0 l टू t का पावर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर का l बाई टी इक्वल टू एल टी माइनस 1 आया क्या? m का पावर 0 l टी माइनस 1 एक साथ। क्लियर हुआ? भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के प्रारंभ में जिन राशि की आवश्यकता हुई क्या कहलाई? मूल राशि। इन राशि के अध्ययन करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता हुई क्या कहलाई? मूल मात्रा। क्लियर है? और यदि मूल राशि को गुणा करने या भाग देने से जो राशि प्राप्त हो क्या कहलाया? व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गया? और उसी के मात्रक को गुणा करने या भाग देने से जो मात्रक प्राप्त हो क्या कहलाया? व्युत्पन्न मात्रक। और इसी व्युत्पन्न मात्रक से क्या बनता है? विमीय सूत्र बनता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर? ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। मेरे को पता चलेगा सब समझ में पहले से आ गए हो तो हमने स्पीड बढ़ा दी। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है ना? हाँ, आगे ले लें। इसी के साथ में दूरी को ले ले। क्या ले लिए हम? दूरी। और दूरी के साथ में क्या ले लिए? विस्थापन। समझे ना? दूरी किसे कहते हैं? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का फर्स्ट पार्ट क्या है? पथ की लंबाई। ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्लियर? विस्थापन क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर। दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? अंतर। पथ की लंबाई कहाँ से आई? यहाँ तक पहुंची तो क्या पता चला? कई बार रास्ता बदली होगी। क्या पता चला? कई बार अपना दिशा बदली होगी। इसलिए पथ की लंबाई दूरी कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। दो बिंदु समझ में आ गया? कहाँ बोलेगी? ट्रेन को देख के बोलेगी ना कहाँ जाना है? रायपुर जाना है। कहाँ से कहाँ तक? अपने को कैसे जाना है नहीं सोचना है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। बोले उठेगा ना? केवल दो ही बिंदु कहाँ से कहाँ तक, तब वो क्या कहलाता है? विस्थापन। क्लियर? और ये क्या किसको व्यक्त करता है? सदिश राशि को। इसको व्यक्त करता है सदिश राशि को। समझ में आ गया? ये कहलाता है दूरी और विस्थापन। साथ में क्या होता है? दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक। दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, जुड़ जाता है। वो है ना? घर से यहाँ पे आई और यहाँ से फिर घर जाएगी, है ना? बोलेंगे कितना चले तो बताओगे दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। विस्थापन में क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है। समझ में आ गए? जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस पथ में कोई लड़का दौड़ रहा है ना? एक लड़का यहाँ पे दौड़ा रहा है और एक लड़का इसमें चक्कर लगा रहा है। समझे ना? क्या बोलेगा? जब यहाँ पे रहेगा तो ऐसे दौड़ते हुए जाएगा तब क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? जा रहा है। क्या बोलेगा? जा रहा है। जैसे इसको पार करेंगे क्या बोलेगा? आ रहा है। और जैसे यहाँ पहुंचेगा क्या बोलेगा? आ गया। समझे ना? जा रहा है का मतलब क्या है? धनात्मक। आ गए का मतलब क्या? आ रहा है मतलब ऋणात्मक। और आ गए का मतलब जीरो। समझे ना? ये विस्थापन क्या होता है? क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक और क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर? और दूरी सदैव क्या होती है?
धनात्मक होती है। समझे? अब इसी के साथ फिर जब क्या आया, अदिश राशि और सदिश राशि आया ना, क्लियर। एक बार फिर लौट जाओ, ये 7 मूल राशि दिखाई दे रहा है ना, ये आपका सभी कौन सी राशि है? साथ में अदिश राशि। कौन सी राशि है ये? अदिश राशि। एक साथ अदिश राशि के 7 उदाहरण। जितने मूल राशि होते हैं आपका कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। इनकी कोई दिशा नहीं होती, हो गया, इनकी कोई दिशा नहीं होती। क्लियर। अब इसी दूरी के साथ, अधिष्ठापन के साथ एक साथ क्या ले लिए हम? चाल ले लिए। समझ में आया? अधिष्ठापन के साथ क्या ले लिए? वेग ले लिए। ठीक है ना? अलग से तो लिखना नहीं पड़ेगा, समझ रही है ना? मैं बताया ना मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो है ना ऊपर में है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं बता जैसे आउटपुट देगी वैसा मैं पढ़ाते जाऊंगा। क्लियर। चाल का परिभाषा और वेग का परिभाषा जब बोलेंगे, इसका जब परिभाषा बोलेंगे तो अदिश राशि है, दिशा शब्द नहीं आएगा। इसका मैं वेग का परिभाषा बोलूंगा, ये विस्थापन का परिमाण है, विस्थापन उसका परिमाण है, इसलिए परिभाषा बोलूंगा तो उसमें दिशा आएगा। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, समझे ना? और इकाई दिशा में, निश्चित दिशा में क्या होता है? 2 बिंदुओं का अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्लियर? हाँ, ये केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कहाँ से आई अभी? बहुत दूर है क्या यहाँ से? हाँ ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑफलाइन में कैसे बताते हैं तो सामने बैठने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कैसे बताना है। अभी ऑनलाइन जो देख रहे हैं उसके से मेरे को तो पता ही नहीं, वो क्या पता समझ में पा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, टाइम 4 बजे जल्दी हो जा रहा है तो 5 बजे कर देंगे, 2 दिन करते हैं, लेकिन क्लास में बिल्कुल रेगुलर ना। मैं नहीं रहूँगा, काम रहेगा, मैं बता दूंगा, और वो एडजस्ट कर देते हैं। समय कम समय में पढ़ना है, क्लियर। और बिल्कुल जुनून होना चाहिए पढ़ने का। एक समय ऐसा होता था कि बच्चे खोजते थे गुरुजी लोग, अभी समय आ गया गुरुजी खोज रहे लड़का कहाँ है। समझ में आया ना? ये जुनून होना चाहिए, होना गारंटी है। बहुत अच्छा अवसर मिला है इस बार, होना वो आउटपुट मैं क्या बताया हुआ कि मेरा स्पीड मैं तो पढ़ा के भेज डाला एक पेज पूरा, इसलिए बच्चे नहीं दिख रहे ना यहाँ पे, सब पढ़ डाले। नहीं दिखने का कारण वही है, अभी समझ में आया ना? अब लास्ट में और ये यहाँ से कोई और नहीं मिलेगा। लेक्चर के लिए हम लोग बहुत पढ़ा चुके हैं, 300 बच्चे पढ़ा के वापस भेज कर। तो एक बार में कितना सिलेबस कवर हो पाएगा? वो क्या बताया हम, यहाँ ऊपर है बैठने वालों के ऊपर मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, मैं क्या दिख रहा हूँ और समझ में आते जाएगा, अपना स्पीड बढ़ जाएगा, और समझ ही नहीं आएगा तो स्पीड कम रहेगा। समझे ना? फटाफट एक मिनट में क्लियर कर रहा हूँ इसको ना। क्या बताया देखते जाए यहाँ से, क्या लिखा मैं? मूल राशि। भौतिक विज्ञान की अध्ययन करने के लिए जिन राशि की आवश्यकता प्रारंभ में होती है उसे कौन सी राशि कहते हैं? मूल राशि। क्लियर। अब उनकी संख्या कितनी होती है? 7। अब जब ये राशि पता चल गया कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए राशि की आवश्यकता हुई, तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई, मात्रा की आवश्यकता हुई। और वो कौन सा मात्रा कहलाया? मोल मात्रा। क्लियर है ना? और सबसे प्रारंभ में क्या बना? मीटर, किलोग्राम, सेकंड ना, मतलब सेंटीमीटर से मीटर नहीं बना है, याद रखना। आप लोग बोलते ना 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, समझ में आ गए? तो ये क्या है? वो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। पहले मीटर बना, बाद में सेंटीमीटर बना। क्लियर ना? फिर यहाँ पे हम देखिए क्या लिखा है? क्षेत्रफल लिखा। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा? लंबाई चौड़ाई। लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि है। गुणा करने के बाद क्या मिला? समझ में आ गया? तो मूल राशि से उत्पन्न, उससे उत्पन्न राशि कौन सी राशि कहलाती है? उत्पन्न राशि कहलाता है। क्लियर है? अब क्या किया? लंबाई गुणित चौड़ाई में क्या लिखा? मैं मीटर गुणित मीटर लिखा। मीटर में मीटर का गुणा किया तब क्या आया? मीटर का स्क्वायर आया। अभी कौन सा मात्रा बन गया? व्युत्पन्न मात्रा। वेरी गुड ना, मेरे को पता चलना चाहिए। क्लियर ना? फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 4 दूरी बटे समय लिखा मैं। ये दूरी और समय कौन सी राशि है? मूल राशि। भाग देने के बाद दूरी में समय का भाग दिया तो क्या आया? 4 कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। क्लियर। और उसी प्रकार इसका मात्रक का भाग दे दिया मीटर में, सेकंड में, तो मीटर सेकंड माइनस 1 आया। कौन सा मात्रक बन गया? व्युत्पन्न मात्रक। वेरी गुड, समझ में आ गया?
और इसी से और क्या बनता है, विधि सूत्र जो आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, उसका परिभाषा है। एक कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। वर्गलिक है, कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक पर व्युत्पन्न मात्रक का जो घात लगा होता है उसे व्युत्पन्न राशि क्या विमाएं कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैं पहुंचा दूरी और विस्थापन में। क्या आता है, पथ की लंबाई। चल के आई है, ये क्या है, पथ की लंबाई। ये क्या रहता है, दूरी। और घर से बोले कि कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक, केवल दो बिंदु, कहाँ से कहाँ तक, तो क्या कहलाता है, विस्थापन। समझ में आ गया। चल के आई है तो अदिश राशि, कई बार रास्ते में ढूंढी हो, लेकिन जब वहां से घर से निकली होगी तो बोलेगी कोचिंग जाना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, केवल दिशा उंगली उड़ जाएगा। कौन सी राशि है, विस्थापन, सदिश राशि। क्लियर। क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। क्लियर है, समझ में आ गए। फिर मैं क्या बताया, इतना होने के बाद धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, इसी को मैं डाल दिया कहाँ पे, चाल में। और क्या डाल दिया, वेग में। क्लियर है। चाल बराबर क्या होता है, परिभाषा दोनों का सेम। इसका परिभाषा बोलेंगे तो तीसरा शब्द नहीं आएगा, इसका परिभाषा बोलेंगे तीसरा शब्द आएगा। फिर कंफर्म होते जा रहा है, चाल कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। वेग का परिमाण क्या है, विस्थापन। चाल का परिमाण क्या है, दूरी है। क्लियर। और अदिश राशि सदिश राशि क्या है, तो समझ में आ गया। इसमें दिशा नहीं होता, इसमें दिशा होता है। क्लियर, समझ में आ गया। क्या समझ में आया, एक अपने पास 7 उदाहरण मिल गया। ये सातों जो मूल राशि होता है ना, सभी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो गया क्लियर। कहाँ लगा कठिन, कठिन लगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो सामने बैठने वाले के ऊपर है। जितना वो अपने आप समझने लगेंगे उतना ही अपना स्पीड बढ़ता जाएगा। क्लियर है। और ये बेसिक इसीलिए दिया जा रहा है, इसके बगैर हम भौतिक पढ़ ही नहीं सकते। बार बार मात्रक, बार बार विधि सूत्र, तो इसी से गणित बनेगा। सर, तो जैसे अभी भी कैंसिल आया हुआ है, वो उसमें सरगुजा बस्तर के लिए बस आया था, तो उसमें मैदानी इलाका नहीं आएगा। मैं क्या बताऊं, अभी नहीं समझ में आया। नहीं, वो आगे है 2 सर। साल प्रोविजनल पीरियड बढ़ने के बाद एजुकेशन में आप वापस लौट सकते हो यहाँ मैदानी एरिया में। नहीं आ बताया। सकते थे सर 2 साल। और तो एजुकेशन तो अभी तक कैसे ही समझ में आया। मतलब वहाँ पे वाले बस आ विज्ञापन सकते दोनों के लिए निकला है, क्या एजुकेशन के लिए और ट्राइबल के लिए। ये बताया एजुकेशन में कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, समझ में आ गया, और ट्राइबल में कट ऑफ नीचे जाता है।
मेहनत मस्त करो, एक एक बार में एजुकेशन में आ गए, 2 साल प्रोविजनल पीरियड, 2-3 साल का जो होगा उसको काटना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पाओगे खाली रह गए, हाँ आ गए ना समझ में। हाँ, फॉर्म दोनों के लिए एक ही फॉर्म भराएगा, एग्जाम दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों का मेरिट लिस्ट अलग अलग निकलेगा, है ना। आज कई लोग इसको समझ में नहीं पाते हैं, तो अभी जैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है ना, इसीलिए और निकलने वाले हैं। तो वो इसी में ऐड होगा सर कि अलग ये बता रहा हूँ कि इनका जो ये बनता है, इसका लेक्चरर राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है। इनका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो स्टेट लेवल का बनता है, सहायक शिक्षक का बनता है जिला लेवल में, शिक्षक का बनता है संभाग में। तो वो आड़े नहीं आ रहा है, इसलिए उसका टाइम टेबल दे दिया। नहीं तो इसका भी 10 दे तो उसका 17 दे देते, अलग ही दिन लेना था तो 17 दे देते। तो अभी 8 मई तक सभी स्कूल से कितना पद खाली है उसको भेजा गया है टीआई। मैं खुद लेक्चरर हूँ ना फिजिक्स का, समझ में आ गया। ये यही पास में है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, समझ में आया ना। सभी स्कूल से भेजा गया है, जितना खाली जाएगा वो सब निकलेगा, सहायक शिक्षक से लेकर पूरा फिर निकलेगा। सहायक शिक्षक तो भरमार निकलेगा, जो 14,000 कुछ पोस्ट उसमें प्राइमरी स्कूल पूरा खाली हो गए हैं, अभी प्रमोशन हो गए, सबका यूनिटी भी हो गया है और एचएम बन गए हैं, है ना। लेकिन कब क्या होगा वो अपने नहीं जाना है, अभी अपने पास जो है उसमें जाना है। और ये क्या होता है, अर्जित ज्ञान है, जुड़ते जाता है, वो भूल जाओ, जितना पढ़ोगे अभी भी काम आएगा और आगे जब भी आना रहेगा तब भी काम आएगा। क्लियर, ठीक है। बीच बीच में हम लोग बताते रहते हैं सब चीज। अब देखो, चाल और वेग तक अभी पढ़े, चाल और वेग तक पढ़ने के बाद हम किसी को औसत चाल और औसत वेग में ले लेते हैं। औसत चाल पता है, जब आंकड़े क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं, तब क्या निकालना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता है। इसलिए पढ़ते हैं एक समान चाल एक समान वेग। एक समान चाल एक समान वेग में परिभाषा में कोई अंतर नहीं, सब कहीं परिभाषा है। और मान लो क्या हो गया, असमान हो गए, समान समय में असमान दूरी, या समान असमान समय में समान दूरी, या दोनों असमान। तो जब आंकड़े असमान हो जाते हैं तो क्या निकालना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता है। अपने को परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, केवल एक लाइन का सूत्र लिखेंगे, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये याद रखना है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय और औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा। क्लियर। मैं छोटा सा गणित दे रहा हूँ, छोटा सा ना, छोटा छोटा, मेरे को पता चलता जाएगा, ठीक है। देखो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर लिखो, 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ को चक्कर लगाने में किसी पिंड के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तथा पिंड में हो गया कितना विस्थापन होगा।
नहीं बनने की संभावना रहेगा तो तुरंत बोलना ना, टाइम ये नहीं करना है ना। 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, बस पढ़ने के बाद बन रहा है तो पेन चलाओ, नहीं बनता है कोई टेंशन नहीं, बन जाएगा। नहीं बनेगा बहुत सुंदर ना। भाई ये बना दिया, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए ऐसा बना दिया हो। एक वृत्ताकार पर एक व्यक्ति मालिक में क्या कर रहा है, कितना और लगा है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, रेडियस कितना है यहाँ पे 7 मीटर, कितना दूरी तय करेगा। तो ये तार है ना, तार को तोड़ के ऐसा कर दोगे, समझ में आ गया, तो क्या बन जाएगा, वो लंबाई बन जाएगा। और यहाँ से फिर यहाँ तक, मतलब तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी दूरी होगी, तो क्या आ जाएगा, समझ में आएगा, कितना सरल है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर क्या, 2 पाई आर। क्लियर है ना। अब क्या कर दीजिए, 2 का 2 लिखे, पाई का लिखे 22/7 लिखे, आर का मान लिखे 7 से 7 कटा 22 दूरी 44 मीटर ना। एक बार लगा कैसे बनेगा, शुरू में लगा कैसे बनेगा, लेकिन बनने के बाद यह ऐसा कोई भी प्रश्न देगा बन गया, नहीं बनेगा, कोई भी प्रश्न देगा बन गया। क्लियर। अब विस्थापन क्या होगा, है ना, ये वृत्त की परिधि मतलब क्या है, तय की गई दूरी, अपना ऑब्जेक्ट तो है ना, तय की गई दूरी है, याद रखना, तब तो पता चलेगा। नहीं तो फिर बोलोगे कि वृत्त की परिधि तो पूछा ही नहीं, अब वृत्त की परिधि निकाल दी, तय की गई दूरी ये क्या है, वृत्त की परिधि हो गया। और एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद फिर कहाँ गया, अपनी जगह में आ गया। अभी मैं उदाहरण बताया ना, क्या बताया मैं, क्या बताया, जा रहा है ना, यहाँ से क्या कर रहा है, वो जा रहा है, वैसे ही पार होगा क्या बोलेगा, आ रहा है, नहीं बोलेगा, आ रहा है, और यहाँ पहुंचने के बाद बोलेगा आ गया, तो यहाँ पहुंच गए। इसलिए समझ में आ गया होगा कि विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कठिन लगा, एक दूरी का छोटा सा गणित समझ में आ गया, कितना दूरी तय करता है। एक तो पता है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो इतना सस्ता हो जाता है कि उसको लेक्चर में पूछने की जरूरत नहीं है। 4 बराबर दूरी बटे समय उसको थोड़ी पूछते रहेगा, है ना, जैसे एग्जाम है ना। हाँ, वर्ग 2 में सब काम आएगा। 4 बराबर दूरी बटे वर्ग 2 के लिए अलग से तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा साइंस में, ठीक है, हो गया। ठीक, ठीक। समझ में आया प्रश्न। एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक्स डायरेक्शन में किसको लिखा है, दिया है समय को, वाई डायरेक्शन में किसको दिया गया है, दूरी। समय किसमें है, सेकेंड में है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये किसमें है, दूरी किसमें है, किलोमीटर में, ठीक है। 5 सेकंड में प्रश्न इसको बनाने के बाद लिखना।
हो गया। 5 सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, पता है, बनाओ। देखो अब समझने के इसको क्या लिख सकते हैं, ABC समझ में आ गया। CDEFGHI अभी है ना कलेक्शन में, बाद में फटाफट अपने है ना स्पीड बढ़ा के बनाते रहना। हो गया। पहला क्या पूछा गया, चली गई कुल दूरी बैठ, है ना। क्या बना रहा हूँ समझ में आ गया। समझाने के हिसाब से थोड़ा सा मैं सब लंबा बना रहा हूँ, खुद का पाली आएगा तो फटाफट बनाना, डायरेक्ट मान रखना। समझ में आ गया। यहाँ से शुरू करोगे, ठीक, ये थोड़ा सा इसको 0 मानेंगे, है ना, ये डाल दी। हो गया। क्या लिखेंगे, पहला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फिर दूसरा कहाँ पहुंचे, धन आयत CD क्या ABC CDE है ना, आयत CDEF का क्षेत्रफल। धन क्या बच गया, आयत FGHI का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई धन लंबाई गुणित चौड़ाई। याद रखना ना, थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अभी नहीं जानते। समझ में आ गया, बाद में मेरे को पता चलेगा ये सब समझ में आ गए तो सब आता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। हाँ चलो बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखा, आधार दिखाई दिया, आधार कितना लिखेंगे, 2 दिख रहा है। अब 2 0 नहीं लिख रहा हूँ ना, चलेगा ना इतना। हाँ क्या लिखूंगा, 2 गुणित ऊंचाई। देखो ऊंचाई कितना है, मिला लिए 1, 2 गुणित आया 1 आया। ठीक, धन लंबाई गुणित चौड़ाई, दूसरा में आओ, लंबाई मिला, ये भी 1 है, चौड़ाई भी कितना है, 3 में 2 घटाओ मतलब डिफरेंस बिटवीन 1 ही है। लिख दो, मैं क्या लिखूंगा, 1 गुणित 1, यहाँ पहुंच गए। धन लंबाई देखो सीधा जाओ, कितना है 2, मिला लिए वाई डायरेक्शन। हो गया, ये आ गया 2, हो गया। गुणित चौड़ाई भी दिख रहा है, 3 से 5 के बीच कितना, 2 है ना, 2 गुणित 2। समझ में आ गया होगा। ये 2 से 2 कटा, यहाँ पे आया 1 आया, धन 1 गुणित 1 बराबर 1 आया, और 2 गुणित 2 बराबर 4 आया, 4 और 2 6 किलोमीटर।
क्लियर है ना? यस है ना? कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक देखो लेक्चरर का एग्जाम दिलाओगे तो डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं देगा, एक कई बार भी ना। यस तो ये ऐसा बड़े सबको पढ़ना पड़ेगा। ये भी बेसिक दे रहा हूँ मैं ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो 2-3 दिन तक ये मोशन चलेगा, 2 दिन कम से कम। मैं बल तक जाऊंगा, समझ में आ गया हो? गति के समीकरण, गति के नियम, ये सब पढ़ाने के बाद फिर गणित दूंगा, क्योंकि आपका रिलेशन बिटवीन है ना, गति के जो समीकरण है v पर u प्लस at, यस वो सब पढ़ने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं बल तक। F बराबर a में तो वहाँ पे जाएगा त्वरण। उसके बाद 2 दिन तक यहाँ पे कम से कम 25 से 30 इससे आने वाले संबंधित या न्यूमेरिकल दिया जाएगा। क्लियर है ना? हो गया। विस्थापन निकालो, दूसरा विस्थापन भी पूछा गया है ना। विस्थापन, कुल विस्थापन ना, हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर देखो समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर है? नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन में? नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो थन लगा है ना, ये वाला थन, उसको क्या कर देंगे? रीड कर देंगे। लिख दो डायरेक्ट, समझ में आ गया ना? क्या लिखूंगा? 1/2, 1 गुणित 1 हो गए, यहाँ पहुंच गए। अब कहाँ पहुंचे? रीड। कहाँ पहुंचे? रीड। फिर क्या लिखेंगे? 1 गुणित 1, इसी को 1 गुणित 1, फिर ऊपर चले गए, मतलब पॉजिटिव आ गया, प्लस आया 2 गुणित 2। ये क्या था? 2 था ना, हाँ, आधार 2 था, ठीक हो गया। 2 से 2 कटा, आया क्या? 1 ऋण 1 और 2 धन 2 गुणित 2 बराबर 4। ये कटा, आया कितना? 4 किलोमीटर। समझ में आ गया? कुल दूरी और कुल विस्थापन, ठीक, समझ में आ गया ना? और कभी कभी पाइप चार्ट के आधार पर पूछता है, समझ में आ गया? 1/4, समझ में आ गया? तब ये इतना दूरी तय करने में ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया? या बताया कि 3/4 दूरी तय करने में, इतना दूरी तय करने में, समझ में आ गया? कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा? इसका रेडियस दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है। तो अपन करेंगे क्या? यहाँ तक गया, सूत्र अपने को पता है ना, सूत्र क्या है? 2πr। क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ तक गया तो सामने क्या लिख देंगे? 1/4। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ पे आया तब क्या लिख देंगे? 1/2 × 2πr। क्लियर है ना? और यहाँ से फिर कहाँ आया? यहाँ आ गया, तब क्या लिख देंगे? 3/4 × 2πr। समझ में आ गया? एक पेड़ है ना, किसी वृद्धि पथ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो 1/4 दूरी है ना, 1/4, तो आपको तय करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? ठीक है, कहाँ? आधी दूरी तय करने को 3/4 क्या करना है? वृत्त की परिधि का सूत्र पता है? 2πr। बस वहाँ पे डालते जाना है, सामने 1/4 3/4, आधी तो 1/2 है ना, और ये 3/4 × 2πr। हो गया क्लियर? समझ में आ गया ना? ये पाई चार्ट के आधार पर भी हम है ना, किसी भी रेखी पथ पर हम कितना दूरी तक, जरूरी है कि एक चक्कर लगाए, आधी दूरी, 1/4 दूरी, 3/4 दूरी, कहीं पे पूछे हम बना सकते हैं। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? हो गया? हाँ, चलो अब यहाँ पे आते हैं फिर औसत चाल में। चलो लिखो, एक प्रश्न लिखो। एक रेलगाड़ी चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिलासपुर से रायपुर जाती है।
हो गया। तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रायपुर से बिलासपुर वापस आ जाती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल तथा औसत वेग की गणना कीजिए। ठीक, क्या बताया? एक रेलगाड़ी कहाँ से है ना, बिलासपुर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आगे बनाओ, वैसे लिख रहा हूँ ना, चाल से रायपुर जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिलासपुर वापस आ जाती है। अतः रेलगाड़ी की औसत चाल एवं औसत वेग की गणना कीजिए। गणना कीजिए। पचास है, कितना है? और जल्दी ना, नहीं बनेगा ना, ज्यादा टाइम मत करना ना। देखो, है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और दोनों को जोड़ोगे तो वो दूरी कहाँ है? वो तो चाल है। तो दोनों को जोड़ कर कैसे डिवाइड करोगे? यही गलती करते हैं ना। और 4 ऑप्शन में ना, पहले के ऑप्शन तो 50 रहे। समझ में आया? तो अपन को पहले क्या निकालना है? दूरी। क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? क्लियर हो गया ना? अभी बताऊंगा। औसत में क्या लिखा है? कुल विस्थापन। जहां से गया वहां आ गया। पढ़े ना विस्थापन में 2 बिंदु, है ना, बिलासपुर से गया और कहाँ गया? बिलासपुर आ गया। तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अब विस्थापन 0 हुआ, इसलिए औसत वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 3 बार में आ गए, 0 बटा 2, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा में आने में लगा, है ना। और बराबर ये आ गया, 0 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, औसत चाल कैसे निकालेंगे। अब पता ही नहीं, देखो यहाँ पे चाल दिया है रेलगाड़ी, यहाँ पे ये नहीं बताया बिलासपुर से रायपुर की दूरी कितनी है, बताया। जबकि अपना सूत्र लिखता है कुल दूरी बटा कुल समय। समय दिख रहा है प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा जाने में लग रहा है और 1 घंटा आने में लग रहा है, लेकिन कितना दूरी ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना दूरी क्या है, x है। क्लियर। ठीक, अब पहला क्या होगा, दूरी बराबर, पहला दूरी समझ में आ गया है ना। पहले दूरी निकालेंगे तो 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक, कुल दूरी तो निकाल गया, समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समय ना। तो समय कैसे निकालोगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, औसत औसत 4 बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो दूरी क्या है, दूरी बटा 4। क्लियर ना। हाँ, पहले के निकालो, दूरी कितना है, जाने में दूरी x, 4 कितना है 40। ठीक है, दूसरा समय क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 1/60 हो गया। अब यहाँ पे औसत चाल, कुल दूरी जाने और आने की दूरी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है ना। और नीचे समय को जोड़ो, 100/40 घन 100/60। क्लियर। नीचे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ये आया 2x आया, नीचे आ जाएगा 240 हो गया। ये कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आया 2x, और यहाँ पे हो गया 10x हो गया, 240 चला गया ऊपर, x से x घटा, एक 0 घटा, आया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल कभी भी सिद्धांत से नहीं हटना है। औसत निकालने की आदत है ना, पुराना है, जो और भाग दे दो, जितना है उतने का है ना, वैसे निकालने का आदत है ना। यहाँ भौतिक बोल रहे कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पे दूरी नहीं दिया गया, देखो छोटा छोटा गलती, समझ में आ गया। और हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, बिल्कुल सही है, मेरा 50 पे टिक लगाए हूँ, है ना। और अक्सर भौतिक का ना जो बनाओगे ना, वो ऐसा फिट रहता है कि एक ऑप्शन उच्चारते रहते है, तो और आप खुश हो जाते हैं बनाने वाले। देखो एक ही बार में बन गए, देखिए हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना, बन जाएगा। अब मान लो, ठीक है, दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। क्लियर, तो इसके लिए बहुत सरल कॉन्सेप्ट निकालना। औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो 2v1 p2, 2v1 बटा p2 बटा v1 प्लस v2। हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ये जानने के लिए है ना कि ऐसा बनेगा, लेकिन अपने पास क्या करना है, समय भी बचाना है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्या करेंगे, 2 किए गुणे 40 गुणे 60, और नीचे आ गया 40 घन 60, 6 चौक 24 गुणे 4800, और नीचे आया 100, एक कटा आया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ट्रिक बीच बीच में बताया जाएगा, समझ में आ गया। ये कैसे बनेगा, ये ऐसा गणितीय भाषा है।
ठीक, लेकिन अपने को क्या है, समय बचाना है, तो कम समय में कैसे हल करें, तो बिल्कुल सरल आंसर। ठीक, देखिए और बन जाएगा। हो गया। तो ये एक औसत चार्ट और औसत भी कैसे बनाएं। ठीक, अब क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मान लो किसी को दे दिया, क्या दे दिया गया कि जाने में 2 घंटे का समय लगता है और आने में 3 घंटे का समय लगता है। मान लो समय दे दिया, समझ में आ गया ना। तब उसको क्या करेंगे, उस समय के आधार पे क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे, है ना। क्योंकि आफ्टर आप क्या दे दिया, उसमें समय डाल दिया 40 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटे की चाल लिखा है। ठीक, तो जैसा प्रश्न होता है, ठीक, उसी के आधार पे इसको हल करते हैं। बहुत जल्दी उस कंडीशन में मत जाना ना, भौतिक का कोई भी प्रश्न आसान नहीं रहता। मतलब 2 बार 3 बार पढ़ने इच्छा है और एक ही बार में फील्ड में उतरोगे ना, तो गलत होने की संभावना बनेगा ही। और गलत बनाओगे तो भी, बताया ना, और गलत बनाने के बाद भी जो उत्तर आएगा वो भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये इसलिए सावधान। ये भी लगभग क्लियर हुआ, बेसिक क्लियर हो गए। मैं बताया गणित दूंगा बाद में, ठीक, इससे तो ये सब जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ त्रुटि हो सकती है। और इतना जानने के बाद आगे जब हम क्वेश्चन का स्वरूप बदलेंगे तभी बन पाएगा, और ये क्लियर नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब पहुंचे कहाँ थे हम, चार्ट और वेग में पहुंचे थे। आंकड़े असमान होते हैं तब क्या निकालते हैं, समझ में आ गया। औसत निकाला जाता है, जैसे हम निकाले असमान गति आया तो क्या निकाला, औसत चाल निकाला और औसत वेग निकाला। समझ में आ गए। और यही जब वेग में जब क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, तब क्या कहलाने लगता है, ये त्वरण। समझ में आ गए। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। एक लाइन में मैं लिखा, वेग में परिवर्तन। और ये सब याद रखना है ना। क्या याद रखना, वेग सदिश राशि। क्यों वेग सदिश क्यों राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि। अब विस्थापन सदिश राशि, इसलिए वेग सदिश राशि और वेग से त्वरण सदिश राशि, ये सब है ना जुड़ते जाता है। इसलिए वहीं से शुरू करते हैं, कहाँ से, मूल राशि से। ठीक, सूत्र क्या आ गया, वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय ना, हो गए। एक्सलेशन मतलब a बराबर v बाई टी, a इक्वल टू v बाई टी ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मात्रा क्या है, तो सबको पता है, मीटर पर सेकंड वेग का पढ़े अभी, और एक टी और लग गए तो 1 सेकंड और लगा दिए, तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया। और इसी का भी सूत्र बदलोगे तो एल टी का पावर माइनस 2 हो जाएगा। हो गया। ये यहाँ तक त्वरण तक पढ़ने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि आगे जितना भी पढ़ेंगे ना, कार्य पढ़ेंगे वही आएगा, एक शक्ति पढ़ेंगे वही आएगा, डब्ल्यू बाई टी। एक कार्य तक पढ़ते पढ़ते पूरा भौतिक क्लियर हो जाता है। जनरल प्रॉपर्टी चैप्टर ना, द्रव्य के सामान्य गुण है ना, वो खत्म हो जाता है। उसी से बार बार उसी सूत्र से वही बोलते रहता है। तो ये समझ में आया, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। अब वेग में परिवर्तन कैसे होता है, तो दोनों प्रकार से होता है। कैसे होता है, स्टेशन से ट्रेन छूट गई और स्टेशन में ट्रेन रुक रही है। स्टेशन से ट्रेन छूट गई, इसका मतलब समझ में आ गया ना। क्या बढ़ेगा, वेग परिवर्तन मतलब वेग बढ़ेगा। तब ए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अपने आप। जब भी कोई गणित बनाओगे ना, उसमें प्लस और माइनस का निर्धारण शब्द करेगा। समझ में आ गया। रेलगाड़ी पर ब्रेक लगा है, समझ में, तो रेलगाड़ी रुक जाती है, मतलब समझ में आ जाएगा कि अंतिम में उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब v का मान 0 हो जाएगा। a का मान अपने आप समझ जाना, ब्रेक लगाया मतलब उसकी स्पीड कम हो गई, और a का जो मान रहेगा किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। a पॉजिटिव कब होगा, जब a का मान वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। a नेगेटिव कब होगा, जब मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक।
ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु की गति कर रहा है, ये कहाँ होता है? जब कोई वस्तु कहाँ गति कर रहा है? पृथ्वी में गति कर रहा है। समझ में आ गया? और मान लो कोई वस्तु को हम नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, या ऊपर से कहाँ? नीचे ला रहे हैं, तब एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जी में। समझ में आ गया? एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने को जानना पड़ेगा कि ए कब होता है और जी कब होता है। क्लियर है? और ये भी क्लियर है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेग में कमी आती है। समझ में आ गया? वेग में क्या आती है? कमी आती है। समझ में आ गया? अर्थात जी का मान क्या होगा? निगेटिव रहेगा। और यदि किसी वस्तु को ऊपर से कहाँ गिरा रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं, उसके वेग के मान में वृद्धि होगी, तो समझ जाना जी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इसके बारे में फिर आगे पढ़ते हैं। जी के मान में परिवर्तन ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, है ना? जब ऊपर जाते हैं तो जी का मान कम होने लगता है। समझ में आ गया? ये आगे पढ़ेंगे। फिर भी ये त्वरण वेग परिवर्तन दोनों प्रकार से होता है। ये कब होता है? समझ में आ गया? यदि कोई वस्तु पृथ्वी में गति कर रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये, और किसी वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तब क्या होगा? जी। समझ में आ गया? ये पढ़ रहे थे, हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ डाले? दूरी एस, क्या क्या पढ़ डाले? दूरी एस, समय टी, ठीक, प्रारंभिक वेग u, हो गया, अंतिम वेग v, क्या पढ़ डाले? त्वरण a। समझ में आ गया? और इसी से, इसी संकेत इतना जो पढ़े ना, इसी के आधार पर क्या आता है? गति के 3 समीकरण। क्या आता है? गति के 3 समीकरण। पहला कहलाता है v इक्वल टू यू प्लस at, गति के समीकरण v इक्वल टू यू प्लस at। दूसरा क्या कहलाता है? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर। और तीसरा क्या कहलाता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है? और इसे दूसरा समीकरण एक संशोधित होता है, जो क्या कहलाता है? चौथा टीवें से, है ना? टीवें सेकंड में चली गई दूरी, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 a2t माइनस 1। टीवें सेकंड में चली गई दूरी। हो गया? ये 3 समीकरण से ना गणित कैसे बनेगा, बाद में अभी कलेक्शन चल रहा है। अभी तक जितना पढ़े ना, कहाँ से शुरू किए थे? दूरी से। दूरी के बाद हम कहाँ पहुंचे थे? वेग में पढ़े, ठीक है? और वेग के बाद हम कहाँ पहुंच गए थे? त्वरण में पढ़े। और इन्हीं के आधार पर क्या बना? गति का समीकरण, पहला, दूसरा और तीसरा। हो गया? अब कोई भी वस्तु गति कैसे किया, समझ में आ गया? तो इसको जानने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या आया? u प्रारंभिक वेग, v क्या आया? अंतिम वेग। ठीक है? तो ये समीकरण तो मिल गए, लेकिन ये गति के समीकरण पढ़ने के लिए क्या जानना पड़ेगा? गति के नियम। क्या जानना पड़ेगा? गति के नियम। ठीक चल रहा है ना? हाँ, गति के नियम मैं बताया था ना, कैसे पढ़ेंगे? ये डिपेंड करेगा सामने बैठने वाले, समझ में आएगा स्पीड बढ़ेगा, नहीं आएगा तो 2 उदाहरण के बदले 4 उदाहरण दूंगा। समझ में आ गया ना? गति के नियम पढ़ने के लिए हम पढ़ना क्या पड़ेगा? पहले जड़त्व, इनर्शिया। क्या
अब पढ़ना पड़ेगा जड़त्व। ठीक, जड़त्व का शाब्दिक अर्थ स्थायी, क्लियर है, अर्थात स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। एक छोटा सा उदाहरण, इसको पहले जड़त्व क्लियर है ना, जड़त्व क्या है? स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। हो गया। अब उसके बाद जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार पहला क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व। दूसरा क्या कहलाता है? गति का जड़त्व। ठीक, तीसरा क्या कहलाता है? दिशा का जड़त्व। हो गया। और जो शब्द है ना, वही इसका डिफिनेशन है, वही इसका परिभाषा है। ठीक है, विराम के तो मतलब समझ में आ गया ना, विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। गति के जड़ तो मतलब समझ में आ गया ना, गत्यावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। और दिशा का जड़ तो मतलब दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। क्लियर, जो शब्द है वही परिभाषा है। उदाहरण क्या है? तो फर्स्ट पोजीशन निर्धारित करेगा। बस के इकाई चलने पर सुन डाले, किसका जड़त्व है? फर्स्ट पोजीशन। समझ में आया? बस पहले क्या थी? खड़ी थी। तो समझ जाना एक ही बार में विराम का जड़त्व का उदाहरण है। समझ में? घोड़ा के इकाई रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। घोड़ा के इकाई रुक जाने पर समझ में आ गया? क्या याद रखोगे? फर्स्ट पोजीशन। क्या याद रखना? फर्स्ट पोजीशन। पहले कंडीशन क्या? रेलगाड़ी के उतरते समय यात्री समझ में आ गया, आगे की ओर गिर जाता, मतलब किसका जड़त्व है? गति का जड़त्व। रेलगाड़ी पहले गतिशील है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग मत लगाना, केवल क्या दिमाग लगाना? फर्स्ट पोजीशन। पहले क्या है उसका कंडीशन? पेड़ को हिलाने से विराम का जड़ तो समझ में आ गए है ना, क्योंकि पेड़ पहले हिलाए है ना। फर्स्ट पोजीशन क्या है? विराम। और कुछ बोलना पड़ेगा, पर्याप्त याद रहेगा ना? क्या याद रहेगा? फर्स्ट पोजीशन। समझ में आ गया? जितना कोई भी उदाहरण बताया जाए, कोई भी उदाहरण बोला जाए, लेकिन उसका किसका उदाहरण है तो याद रखना फर्स्ट पोजीशन उसका क्या है। यदि पहले वो स्थिर है, विराम का जड़त्व है, पहले से गति कर रहा है तब वो गति का जड़त्व है। क्लियर? ये आ गए दिशा में होने वाले परिवर्तन। जैसे पथ कैसे आ गया? वृद्धि पथ आ गया। समझ में आ गया? कार के एक मोड़ने पर देखते हैं ना, कार के एक मोड़ने पर क्या होता है? हम पीछे की बाहर की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। समझ में आ गया? इसका जड़त्व है दिशा का जड़त्व। जब दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध होता है तब वो क्या कहलाता है? दिशा का जड़त्व। देखो सबका क्लियर है? हो गया। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व याद तो रहेगा ना? फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। अब कारक क्या है? क्या कारक है? तो इसको मैं फेंक दिया, समझ में आ गया? और मान लो पता चले इसका पाली आया, इसका द्रव्यमान 50 केजी है, नहीं उदाहरण तो बताना पड़ेगा, 50 केजी है मान लो इसका उदाहरण। अब इसको नहीं फेंक पाए, समझ में आ गया? यदि किसी को बोला जाए कि जा बाड़ी से धनिया पत्ती लेके आ, पूरा पेड़ को उखाड़ के ले आएगा, नहीं आएगा। अब बताए कि जाए पीपल का पेड़ को उखाड़ के लेके आना, जाके समझ में आ गया? क्या समझ में आया? द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। क्या समझ में आया? द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। स्पीड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, स्पीड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात स्थिति परिवर्तन का उतना ही अधिक क्या करेगा? वो विरोध करेगा, है ना। अभी जो बोला किसका उदाहरण था? विराम का जड़त्व।
कहीं बोला ना किसका उदाहरण था? विराम पर्याप्त, क्योंकि दोनों कौन से कंडीशन में था? विरामावस्था में, है ना। देखते हैं कोई साइकिल चलाते हुए आते रहता है, समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं, हम चले जाते हैं साइकिल वाले के सामने में आके खड़े होकर साइकिल को रोक देते हैं। क्लियर है ना? देखते हैं ना, ऐसा रोक लेते हैं। ट्रेन आया, ट्रेन के सामने खड़े हो गए जाके रोकने के लिए। आ गया ना समझ में? क्या समझ में आ गया कि ट्रेन का द्रव्यमान इतना अधिक होता है। समझ में आ गया, क्योंकि गति का जड़त्व है और उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उतना ही ज्यादा किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? तो ये साइकिल का द्रव्यमान कम होने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ट्रेन का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो पाता। समझ में? कारक क्या है? बल। बल का परिभाषा क्या पड़ती है पता है ना? बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। साइकिल वाला को रोक दिए कर देता है, गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है। समझ में? ट्रेन का पाली आए तो करने का प्रयास करता है। समझ में आ गया? तो ये पढ़ रहे थे क्या हम? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक, क्या पॉइंट इतना पता है ना? द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है, अर्थात जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व अर्थात स्थिति में होने वाले परिवर्तन का उतना ही ज्यादा क्या करेगा? विरोध करेगा। क्लियर? ये क्या कहलाता है? जड़त्व के प्रकार। अब जब ये परिभाषा पढ़े ना तो क्या याद आया पता है? क्या याद? विराम के जड़त्व का आधार परिभाषा क्या पता चला? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गति का जड़त्व पढ़े तो क्या पता आया? गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और ये बन गया क्या? गति के प्रथम नियम। इसलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? आगे पढ़ेंगे, है ना। ये रेखीय गति में जो जड़त्व का महत्व होता है, उसी प्रकार घूर्णी गति में जड़त्व अघूर्ण का महत्व। समझ में आ गया? जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो जड़त्व बराबर हम एम लिख दिए, जड़त्व बराबर एम, द्रव्यमानी जड़त्व की माप है। लेकिन जब घूर्णी गति पढ़ेंगे वहां पे पढ़ा जाएगा जड़त्व अघूर्ण, तब वहां पे आएगा एम आर स्क्वायर। केवल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो जब हम रेखीय गति और घूर्णी गति का कंपेयर करेंगे ये सब आएगा। क्लियर है? ये हम पढ़े, क्या पढ़ डाले? गति के नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम हो गया। अब हम गति का पढ़ेंगे दूसरा नियम। जब दूसरा नियम का पाली आता है तो कारक आता है ना। ये क्लियर हो गया सभी? पहले समझ में आ गए?
गति के विधि नियम रटन शायद सबको पता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है ना। 11th-12th का बुक बिल्कुल पास में रखो ना। 11th-12th का बुक बिल्कुल पास में, ठीक। वो उससे निकल पाओगे ना तभी समझ में आएगा। जैसे मैं बेसिक पूरा देते जा रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन का स्वरूप होगा तो बदल जाएगा, ठीक है। याद है सबको संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। हो गया, ठीक। ये गति का द्वितीय नियम हो गया। अब सूत्र की गणना करना है। इसके पहले देखो किसको पढ़ना है, बल। बल का सामान्य परिभाषा सबको पता है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। और जब सूत्र पढ़ते हैं तो स्थिति में कितना परिवर्तन होगा तो डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान के ऊपर। जो अपना सूत्र आता है 1 बराबर m, इसका मतलब वही होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m। कितना बल लगाएंगे समझ में आ गया। मैं फेंक रहा था, समझ में आ गया। हल्का पाया तो फेंक दिया, भारी पाया तो समझ में आ गया। क्लियर। तो बल का परिमाण किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पिंड के द्रव्यमान के ऊपर। कितना वेग, कितना गति करेगा, वेग में कितना परिवर्तन होगा, ये भी निर्भर करेगा लगाए गए बल के ऊपर ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। बल को मैं क्या लिख दिया, A बराबर ma हो गया। 1 बराबर ma, ठीक। यहां तक ये सूत्र है, क्लियर। 1 बराबर ma आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बेसिक लास्ट तक पहुंचाने के बाद फिर रखूंगा इस चीज में। क्या लिखा, यूनिट बोलते जाओ, याद है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और इसी बारे में न्यूटन लिख दिया चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या आया, मात्रकों की पद्धति। क्या गया, मात्रकों की। ये जानना पड़ेगा कि न्यूटन किसको हल करने के बाद आया, एम के एस मीटर, है ना। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, समझ में आया। ये समझ जाना चाहिए। एम के एस पद्धति या एसआई पद्धति है। कौन सी पद्धति है, एम के एस या एसआई। मात्रकों की पद्धति है, एकदम छोटा छोटा है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ ना। ये पता होना चाहिए, एसएजीएस विस्तार करता रहूंगा तो देख तो रहे। समझ में आ गए, मन में पहले से होगा कि नहीं, है ना। ये सब पढ़ लेना, ये बता रहे हैं ना। न्यूटन, क्लियर। अब किसी को क्या कर दिया, बल बदल दिए। बल का मात्रक हो गया पहला, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। अब इसी को किलोग्राम को किस में बदलोगे, ग्राम में, 1000 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा। मीटर को बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 10 का पावर 2 आ जाएगा। और ये होकर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 हो जाएगा। और ये बदल जाएगा कहाँ पे, डाइन में, हो गया। और ये पद्धति समझ में आ गया, सी की एस पद्धति। हो गया। अब क्या बता रहे थे, अभी बताएं, एक बराबर एम ए। क्या बताया, एक बराबर एम ए, समझ में आ गया। और कब होता है ऐसा समझ में आ गया, यदि कोई पेड़ कहाँ गति कर रहा है, पृथ्वी पर। और हम किसी पेड़ को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तब यही फार्मूला क्या हो जाएगा, एक बराबर एम जी। ए भी बल है, समझ में आ गया। तब ये दूसरा मात्रक डाइन हो गया। तीसरा मात्रक बल क्या होता है, किलोग्राम भार, किलोग्राम भार। और ये कौन सा मात्रक कहलाता है, गुरुत्वीय मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, किलोग्राम भार। हो गया ये भी क्लियर, ठीक है। विभेद सूत्र इसी से डायरेक्ट निकाल लिया करो, क्या हो जाएगा, एम ए का है टी माइनस 2। ठीक, अगला पेड़ में पूरा एडी सूत्र बताऊंगा। ऐसा लगेगा भौतिक खत्म हो गया, समझ में आएगा, उसमें सब आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, मैग्नेटिक सब आ जाएगा, समझ में आ गया। तो पूरा उसका भौतिक का डिफिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हम क्या पढ़ रहे थे, बल का बेसिक सबको समझ में आ गया। अब बल तो पढ़े,
लेकिन बचा क्या है, गति के द्वितीय नियम। और गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। क्लियर? क्या ठीक चल रहा है? अब जैसा बोला वैसा लिखो। क्या लिखे, बल बराबर संवेग ना, और परिवर्तन मतलब नीचे लिखेंगे समय। हो गया ना। अब फिर संवेग का देखो, अब संवेग आ गया, अब संवेग को जानना पड़ेगा, है ना। संवेग बराबर, है ना, एम भी लिख दिया चलेगा। संवेग P बराबर एम भी हो गया, और यहाँ पे लिखिए एम भी बाई डी इक्वल टू एम भी। ये समझ में आ गया। ये निकल गया संवेग, और यहीं से भी सूत्र निकल गया संवेग का, एम एन टी माइनस वन। ठीक, यूनिट निकल गया किलोग्राम, है ना, मीटर पर सेकेंड। तुरंत तुरंत वही वही करते जाओ। ठीक है। अब संवेग बराबर आवेग, संवेग बराबर आवेग। अब संवेग बराबर आवेग क्या है, तो आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय। ठीक, अब बल का सूत्र लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ से शुरू करोगे, एम ए करोगे, एम ए के स्थान पे क्या लिखोगे, एम वी बाई टी लिखोगे। क्या लिखोगे, बराबर एम ए इंटू टी। क्या लिखोगे, एम वी बाई टी इंटू टी। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर टी बराबर संवेग। क्लियर? ये क्या ऊपर डाले, संवेग, क्या ऊपर डाले, आवेग। बल बहाना है, बल को पढ़ने के लिए संवेग पढ़ना पड़ेगा, आवेग, और इसी बहाने जानना पड़ेगा कि संवेग और आवेग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों के विविध सूत्र बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के विविध सूत्र बराबर होते हैं। ये संवेग बराबर है ना। अब जब ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं ना, तो अब संवेग आ गया, तो इसके साथ क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम, कभी पढ़े ना, एक बराबर पी बाई टी। क्या पढ़ रहे हैं हम, संवेग संरक्षण के नियम। ठीक, एक बराबर पी बाई टी। हो गया। यदि एक बराबर 0 हो तो P बराबर कांस्टेंट या नियत। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ गया? ये मैं पूरा लिख रहा संवेग संरक्षण का नियम। शब्दों में क्या बोलूंगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, बराबर 0। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो उसका संवेग क्या रहता है, नियत होता है। क्लियर है? ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम ना। इसी में उदाहरण, संवेग संरक्षण के उदाहरण। ठीक, संवेग संरक्षण के उदाहरण क्या उदाहरण होगा, P का मान कम होगा तो एक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है।
अब इसी का अपोजिट लिख सकते हो ना, टी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान क्या होगा, कम होगा। जो भी मिलेगा सब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी मिलेगा सभी संरक्षण के उदाहरण में सबका एक ही कॉन्सेप्ट, सबका एक ही उत्तर आएगा। टी का मान बढ़ता है, एफ का मान बढ़ता है। क्लियर है? क्या क्लियर है? तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। समझ में आ गए? तो हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगा तो उस दूरी को तय करने में लगा समय बढ़ेगा। समय बढ़ेगा तो एक का मान कम होगा, खिलाड़ी को चोट नहीं लगेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, जितना भी उदाहरण मिलेगा, समझ में आ गए? सर्कस के कलाकार मोटे के क्या पक्के फर्श के बजाय कच्चे फर्श पर कूदना, जितना भी उदाहरण मिलेगा सबका एक ही कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? टी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा 10 उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बल और समय का संबंध है। आफ्टर संवेग संरक्षण के उदाहरण है वो, और एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, टी का मान कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्लियर? ये p बराबर कांस्टेंट क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम ना। ठीक, अब यहाँ तक पहुंचे p बराबर कांस्टेंट। p बराबर क्या होता है, m भी बराबर कांस्टेंट। ठीक, नियत क्लियर है? आया क्या, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्या है, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्लियर सबको? ठीक है ना? क्या समझ में आया? दो पिंड पर यदि हम समान बल लगाएं जिनके द्रव्यमान असमान है, सुनना ध्यान से ना, दो पिंड जिनके द्रव्यमान पर समान बल लगाया जाता है तो क्या होगा, हल्के पिंड का वेग अधिक और भारी पिंड का वेग कम होगा। क्लियर है सबको? m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। दो पिंड पर यदि हम बल लगा रहे हैं, समझ में आया? तो उस स्थिति पर कौन से पिंड का वेग कम होगा और कौन से पिंड का वेग अधिक होगा, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हल्के पिंड का वेग अधिक होगा और भारी पिंड का वेग कम होगा। लिख डालें प्रोपोर्शनल टू 1/v। बिल्कुल ध्यान से वर्ड को सुनना, हमेशा याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो अपने भाषा में लिखते भी रहना, और याद रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अब इसी संवेग से देखो कॉन्सेप्ट और क्या क्या बन सकता है ना। m1 इक्वल टू m2। क्लियर? u1 बराबर u2 बराबर 0। हाँ, पर देखो समझ में आया? क्या समझ में आया? दो पिंड जिनके द्रव्यमान समान है, पहला पिंड u वेग से गति करते हुए दूसरा स्थिर पिंड से टकराता है। मीन्स कहाँ पहुंच गए पता है, संघट। कहाँ पहुंच गए, संघट। दो पिंडों का आपस में टकराना, ये डिपेंड करता है संवेग। पढ़े ना, है ना, प्रत्यास्थ संघट अप्रत्यास्थ संघट। समझ में? दो पिंडों का आपस में टकराना। तो ये क्लियर है? क्या समझ में आया? दो पिंड जिसके द्रव्यमान पहले पिंड u वेग से गति करते हुए दूसरे स्थिर पिंड से टकराता है। क्लियर है ना? हाँ, तब आंसर क्या होगा, कहाँ मुड़ जाता है?
हो गया। तब क्या होगा, u1 बराबर 0 और u2 बराबर u। पहला पिंड स्थिर हो जाता है और दूसरा पिंड पहले पिंड के वेग से गतिशील हो जाता है। हो गया। ठीक है, m1 is greater than m2। ठीक, m1 is greater than m2 ना। u1 बराबर u, u2 बराबर 0। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या होगा, तब इसमें मुड़ेगी हाँ? जो स्थिर पिंड है उसमें टकराती है। m1 is greater than m2, ये पहले देखो। पहला पिंड ज्यादा वेग से गति करता है। हाँ, अब जो समझ में मान लो उसका द्रव्यमान अधिक है। हाँ पहले पिंड का हाँ दूसरे पिंड के अपेक्षा में पहले पिंड की द्रव्यमान अधिक है और वह u वेग से गति कर रहा है। हाँ और u2 मतलब वो स्थिर है। हाँ। तो उससे टकरा रही है, तो जो दूसरी वस्तु है वो अधिक वेग से गति करेगी। हाँ, ठीक, समझ में आया। अब इसको जनरल ले लो, जनरल। अबे तो उदाहरण ऐसा छांट लिया कर, वो समझने में बिल्कुल आसानी होता। क्या समझ में आया, एक ट्रेन एक साइकिल से टकराई, समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, ट्रेन के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा परिवर्तन, क्या समझ में आया, u1 बराबर u, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, u2 बराबर 2u, u2 बराबर 2u। ट्रेन के 2 गुना वेग से साइकिल गति करेगा उस समय ना, साइकिल में बैठ के चले जाएंगे। देखते कोई भी ट्रेन के सामने में आता तो फेंका जाता है अधिक वेग से, उसका मतलब वही है ना, कुछ समय के लिए उसका वेग भारी पिंड के वेग से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन समझ में आ गई, इसी का अपोजिट कर लो। m1 m2 is greater than 1, u1 बराबर u, u2 बराबर 0। u1 से हो जाएगा, क्योंकि किसी भारी वस्तु से जब हम टकराते हैं तो हम मतलब जैसे या तो हम ज़्यादा वेग से मतलब दूर हट जाएंगे और ये u2 तो स्थिर ही रहेगा। u2 स्थिर रहेगा, मतलब भारी वस्तु है तो ये इसको देखिए घटना, m1 is m2, m2 is greater than, है ना। m2 का नहीं समझिए, इस बार क्या कर रहे हैं पता है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, साइकिल वाला दीवार से जैसे टकराया। u1 बराबर u, साइकिल वाला u वेग से गति करते हुए एक स्थिर खड़ी हुई ट्रेन से m2 is greater than, नहीं ऐसा समझ। ये मन क्या है, साइकिल चलाते चलाते जाके किसको धक्का मार रहा है, ट्रेन को धक्का मार रहा है। समझ में आ गया, u2 पर ट्रेन क्या है, खड़ी है। क्या होता है, u1 बराबर माइनस u, तेज जाकर ऐसा टकराओगे ना तो कुछ तो इधर आ जाओगे, वापस लौटोगे ना, माइनस u, ये डायरेक्शन आया ना, ये दिशा का चीज है माइनस। ठीक, और u2 बराबर 0, ट्रेन के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको रिलेशन है, इसके साथ हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम तक पहुंच पाए। समझ में आ गए, ठीक, आज यहीं तक, ठीक है। मान है,
मंगल कल 5 बजे आओ। भूख लगता है चल जाता आगे भी प्रॉब्लम तो 5 बजे आओ, 5 से 7 बजे खाने चाहिए। तो साढ़े ये 2 दिन देखो ना भूख ज्यादा लग रहा है, मैं भी आया मेरे पास से आता हूँ और वही होता है फिर जैसे कि मैं आ ही जाता हूँ, बोलता हूँ इसलिए कभी से बोल लेता हूँ तब आवाज उसको बताई 5 मिनट इधर उधर हो सकता है सर, उसको बंद कर दो।